आदाब सलाम, मैं एजाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इटवा विधानसभा में। यहाँ से कैंडिडेट है माता प्रसाद पांडे, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। इस पूरे एरिया का हम दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जब लोग वोट करने के लिए जाएंगे तो उनका मुद्दा क्या होगा। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप वोट करने के लिए 3 तारीख को जाएंगे तो आप लोगों का मुद्दा क्या होगा। हमारा मुद्दा विकास होगा और सुरक्षा होगा, क्योंकि हमारे माता किस टाइप का सुरक्षा जी जो है, हमको जो है गुंडों से मुक्ति मिल जाए, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है उससे छुट्टी मिल जाए और विकास हो। यहाँ पे जितने सड़क है बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं सारे सड़कें, तो इस मुद्दा देख करके हम लोग वोट करेंगे। लेकिन ये वो कहा जा रहा है कि ये जो 5 साल की सरकार चल रही, डबल इंजन की सरकार, जो नारा दिया जा रहा है, इस सरकार में गुंडे बिल्कुल अंदर हो गए हैं। तो कहाँ आप कह रहे हैं ये सरकार तो गुंडे के साथ में रहते हैं। ये सरकार तो जो है मैच खेलते हैं, जो गुंडे इनके मैच खेलते हैं और कह रहे हैं हमको गुंडे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। गुंडे इनके बगल में बैठे रहते हैं और कह रहे हैं गुंडे दिखाई नहीं पड़ते हैं। बोला जाता गुंडेश तो ये गुंडों की सरकार, जो भी सरकार है तो ये लोग हैं। जब समाजवादी सरकार रहती है तो ये लोग दंगा करवाते हैं। अब सरकार कह रही है हमने इतने लोगों के अंदर के मुख्तार अंसारी को अंदर कर दिया, अतीक अहमद को अंदर कर दिया, हमने विनय दुबे को मार दिया। तो सारे विनय दुबे को इन्होंने गलत तरीके से मारा है। उसको पकड़े थे तो उन्होंने जो है वो उसको जो है कानूनन जो उसको सजा देना चाहिए, ना कि गाड़ी पलटवा देनी चाहिए। इनके और जो लोग हैं उनको छोड़े रहते हैं, जो अन्य लोग हैं उनको पकड़ के बंद कर देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और आपके क्या मुद्दे होंगे जब वोट करने के लिए जाएंगे आप। जी सर, हमारा मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर और ख़ासकर यूपी और पूर्वांचल के अंदर गंगा जमुनी तहजीब हो, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे। और इस तरीके से जो अखिलेश यादव जी ने समाज की तरक्की और कल्याण के लिए जो बातें की हैं और रोज़गार देने का वादा किया है, वो पिछली सरकार ने इस तरीके के कुछ वादा नहीं किया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी ही का सपोर्ट किया जाए। क्या आपको लगता है कि जब अखिलेश यादव सरकार में आएंगे तो ये जो वादे कर रहे हैं कि फ्री में सारी चीज़ें देंगे, तो ये पूरा होता हुआ दिखेगा। जी, अखिलेश यादव जी ने 2012 में जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने वादा किया था सड़क का, रोज़गार का, उन्होंने बहुत कुछ किया था। और इस बार भी पूर्वांचल के लिए वो कह करके गए हैं कि यहाँ की सड़क हम अच्छी से अच्छी बनाएंगे। अखिलेश यादव जी के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। और एक शेर के ज़रिए से मैं कहना चाहता हूँ कि अंधेरी रात का मंजर बदलने वाला है, अंधेरी रात का मंजर बदलने वाला है, सुबह करीब है सूरज निकलने वाला है, जकड़ के रखा है जिसे 5 सालों से, मेरा अखिलेश इसका सर उठाने वाला है। मेरा अखिलेश इसका सर उठाने वाला। हाँ, इस यूपी का, उत्तर प्रदेश का सर विकास के ज़रिए से, और यूपी के अंदर गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुसलमानों को एक करके अखिलेश यादव जी इस यूपी का सर उठाने वाले हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि अगर देखा जाए तो इस गठबंधन में, इस पूरे गठबंधन में, जो कि राजभर और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, इसमें मुस्लिम पार्टियां जो हैं उत्तर प्रदेश की जैसे पीस पार्टी हो गई, या हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इन सारे लोगों को गठबंधन से दूर किया गया है। क्या लगता है कि ये मुसलमानों को का नाम लेने से बचती हुई सरकार नजर आ रही है? नहीं, गठबंधन से दूर नहीं किया गया है। वो गठबंधन से खुद दूर भाग रहे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं। वो लोग ये अपने आप को समझते हैं कि मैं खुद अपने आप का बड़ा नेता समझता हूँ, लेकिन हम लोगों के बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। और गठबंधन नहीं, वो एकजुट लेकर चल रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। और ये आप जैसे असदुद्दीन ओवैसी का नाम ले रहे हैं, बड़ा कष्ट होता है उनका नाम लेने में, क्योंकि वो ऐसे पार्टी का मदद करते हैं जो राष्ट्रद्रोही पार्टी बीजेपी है, उसका मदद करते हैं। कैसे मदद कर रहे हैं? वो मदद इसलिए करते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम के एकता में वो ऐसा भाषण देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि उनके विचारों को अलग किया जाए। लेकिन इस बार कुछ नहीं होने वाला। इस बार जनता ने मूड बना लिया और सोच लिया है कि हिंदू मुस्लिम एकता से एकजुट होकर अखिलेश यादव को वोट देने जा रहा है, और वोट देकर आपके पश्चिम से आ भी रहा है। यानी कि जो क़यादत की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं वो आप लोगों को कबूल नहीं है? बिल्कुल कबूल नहीं है, क्योंकि उनकी बातें नफ़रत और जहर की हुआ करती हैं, जो यहाँ के हिंदू मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग समाज को बांटने की बात करें, हम लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि और तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग भाजपा सरकार से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, और पूरे तौर से इनका सीधे तौर से मानना है कि इस बार जब 10 मार्च को गिनती होगी या सरकार बदलने के पूरे मूड में है और अखिलेश यादव फिर से सरकार में आएंगे।
क्या लगता है इस बार सरकार खेला होबे या सरकार बदलेगी या वही सरकार आएगी? नहीं, सरकार बिल्कुल बदल जाएगी। सरकार बदलेगी तो किन मुद्दों पे सरकार बदलेगी? आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे जब वोट करने के लिए जाएंगे आप? देखिए, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, किसान अलग परेशान है। सरकार कह रही है हमने नौजवानों को 4.5 लाख नौकरियां दिया है। सरकार तो झूठ पे झूठ बोल रही है। उनके आका जो दिल्ली में बैठे हैं वो दिन रात झूठ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके मंत्री रात दिन झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं किसानों के खेतों में पशुएं दिन रात चल रही हैं। हर बजट में 300 करोड़ का जो है ये पशु आहार के नाम पे खारिज करते हैं। और हमारे विधानसभा में कहीं भी चले जाइए, जितने भी गौ आश्रय स्थल बने हुए हैं वो सिर्फ तार लगा कर से घेरा हुआ है। न तो भूसक व्यवस्था है, न चारक व्यवस्था है। और बड़ी मुश्किल से इस चुनाव में 10-20 पशु ले जाके घेर के रख दिए हैं, नहीं तो वो भी नहीं था। यहाँ जाति फैक्टर होगा या नहीं होगा? क्योंकि हम देखते हैं पूर्वांचल में जब वोटिंग होती है तो जाति सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लोग कुर्मी बटे हुए हैं, लोग मुसलमान भी आपस में बटे हुए नजर आते हैं, हिंदू आपस में जातियों में बटे होते हैं। और ये देखा था कि सरकार जो कैंडिडेट होते हैं वो भी ऐसे ही कैंडिडेट होते हैं कि जाति जनगणना को लेकर के मैदान में आते हैं। देखिए, पार्टियां अपने हिसाब से कैंडिडेट तय करती हैं, लेकिन यहाँ की जनता अपनी समस्याओं के हिसाब से अपना कैंडिडेट चुनती है। यहाँ जिस तरह से लोग परेशान हैं, कोरोना काल में जिस तरह से मुंबई से लोग चल के भाग के पैदल आए, उनकी रोजी रोटी छिन गई। यहाँ आने के बाद जो लघु सीमांत किसान है उसकी 2 दिक्कतें। छोटे काश्तकार थे, 2-4 बीघा वो अपनी खेती करके मुंबई दिल्ली कमाने चले जाते थे। आज अगर वो खेत की बुआई करके चले जाएं तो साढ़ चढ़ ले, नहीं जाएं तो दिक्कत है। उनके राशन व्यवस्था, सब्जी, तेल, मसाला, तेल ओल की कीमत आप देख ही रहे हैं। जो कड़वा तेल आपका 65 से 70 रुपये मिलता था। सरकार दे तो रही है, फ्री में दे रही है। अरे सरकार कितना फ्री दे रही है? 30 मार्च तक 1 पैकेट तेल देती है। जिन गरीब परिवारों में, जिनके परिवार में 10 की संख्या, 12 की संख्या है, उनके लिए आधा लीटर तेल, 1 लीटर तेल क्या मायने रखता है? यहाँ से कौन कैंडिडेट मजबूत लग रहा है अगर मैं डायरेक्ट सवाल करूँ तो? यहाँ लड़ाई ही नहीं है, ये पब्लिक लड़ रही है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन 2017 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट माता प्रसाद पांडे थे वो तीसरे नंबर पे खिसक जाते हैं। दूसरे नंबर पे बसपा से अरशद खुर्शीद होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस बार लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ होगी? देखिए, हम बताते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से शिक्षा मंत्री भी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि तीसरे नंबर थे। परिस्थितियाँ ये थी, अखिलेश जी ने जो काम किया वो काम का प्रचार नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ वो तीसरे चले गए। अब जब 5 साल बीजेपी काम करके आज प्रचार में आई है, तब लोग आकलन कर रहे हैं अखिलेश ने क्या किया, ये 5 साल किया। तो इतना लंबा गैप दिखता है कि अखिलेश जी ही दिखाई दे रहे हैं, दूसरा कोई नहीं दिख रहा। और यहाँ हिंदू मुसलमान या वैसी कोई बात नहीं। ये लोग प्रयास तो यही कर रहे हैं। इनके नेता अंड बंड बोल रहे हैं। राघवेंद्र सिंह डुमरियागंज में कह रहे हैं कि जो हिंदू। आपका नाम आपका नाम कृष्ण कुमार चौधरी है। इसका मतलब आपका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अब राघवेंद्र कुमार उनके हिसाब से तो डीएनए होना चाहिए, लेकिन उनका सबसे पहले होना चाहिए। पहले राघवेंद्र प्रताप सिंह का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो भाजपा को वोट ना दे उनका टेस्ट होना चाहिए। नहीं, उनका इसलिए डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मुझे तो अब ये मालूम हो रहा है कि वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। मुझे सबसे बड़ा कष्ट ये कहने में आ रहा है कि ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। वो किस जात? आपका नाम क्या? मेरा नाम पंडित वायुन उर्फ पिंकू शुक्ला है। मैं यही कहना चाहता हूँ उनसे। ये तो आए थे लूट के, तो मतलब बस्ती में उनका गुजारा जब नहीं हुआ, वहाँ से सिद्धार्थनगर चले आए। सिद्धार्थनगर में आए, ये हमारे यहाँ डुमरियागंज की जो मरहूम जनता थी, सोचा कि अब की बदलाव जाती है, तो बदलाव तो कर दिया। तो इन्होंने बदलाव के नतीजे क्या दिए डुमरियागंज को? सिर्फ भ्रष्टाचार दिए। और भ्रष्टाचार में क्या दिए? तहसीलों पे दलाली हो गया, थानों पे दलाली हुआ,
हर चीज़ हुआ। उसके साथ साथ ये कई ऐसे ज़मीनों का कब्जा किए और उस ज़मीन का कब्जा करके बेच के अपना सिर्फ झोली भरते गए। इनका और कोई काम नहीं है। और इनका ही तो छोड़ दीजिए, पूरे बीजेपी का ऐसे ले लीजिए, मोदी जी के पास कोई नहीं है तब भी उनको पैसे की ज़रूरत है। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय मोदी जी से कि ये पैसवा क्या करेंगे। अरे वो पैसवा अगर जनता पे लगा देते तो हमें लग रहा है कि आज जनता बड़ा खुशहाल होती, लेकिन जनता आज खुशहाल नहीं है, जनता रो रही है। ये कह रहे हैं मैं राशन दे रहा हूँ। अरे इसके पहले राशन नहीं मिलता था क्या? क्या इसके पहले चीनी नहीं मिलता था क्या? क्या इसके पहले चना नहीं मिलता था क्या? क्या इसके पहले मिट्टी के तेल नहीं मिलता था क्या? सब कुछ मिलता था। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो लोग बुढ़वा एक तो खीसा काट रहे है तो करत ही है और कुछ है ना इनके पास। विकास का कौनो मुद्दा ना है, खाली खाली एक मुद्दा जय श्री राम गए श्री राम। मैं भी जय श्री राम कहता हूँ। अगर हम कहते हैं कि मुस्लिम समाज जिंदाबाद, हिंदू समाज जिंदाबाद, अगर वो चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, अगर मुसलमान भाई अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं तो मैं भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को राजा दशरथ लाए थे बड़ी तपस्या के बाद, और बड़ी तपस्या के बाद लाए थे। तो जब राम भगवान का वनवास हुआ तो उनके याद में तड़प तड़प के वो दम तोड़ दिए थे। तो जो राम को लाए थे उनका अंत कितना दुखद हुआ था, ये कह रहे हैं इनका भी दुखद अंत होने वाला है और इस प्रदेश से ये पूरी तरह साफ होने वाले हैं। काशी कॉरिडोर कुछ असर करेगा यहाँ पर हिंदुओं के बीच में? कुछ काशी कॉरिडोर बनाने के लिए कितनी छोटे छोटे मंदिरों, कितने घरों को उजाड़ा गया, कितने उत्पीड़न किए गए। आप वहाँ जब नज़दीक में जाएंगे उनके दुख दर्द को पूछेंगे तब। जब वहाँ मोदी जी स्नान करने के लिए गए थे तो 500 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए। जिस तरह ट्रंप आए थे तो रोड पे दीवारें खड़ी करी गई थी, उसी तरह इनका वहाँ का कॉरिडोर है। कितने गरीब परिवारों को उजाड़ दिया गया। पानी में गर्म हीटर लगा तो ये वही करते हैं, काम कम करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। आखिरी सवाल के तौर पे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि 2017 में अखिलेश यादव की जब जनसभा होती तो काफ़ी भीड़ होती थी, तो इस वक्त भी भीड़ काफ़ी नज़र आ रही है, तो क्या ये वोट में तब्दील होगी? नहीं, देखिए पिछले बार भी भीड़ थी, जनादेश था अखिलेश यादव को। ऐसा कोई बात नहीं था। जहां भी सीट हारी थी चुनाव 10-5 हज़ार या 1,000-2,000 से हारी थी। ये था कि जनता है, कभी भी बदलाव की मूड करती है, ये जनता हम उसको नहीं समझ सकते हैं। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश किस जनादेश से। पर्सनल क्वेश्चन एक जानने की कोशिश करूँगा कि इससे पहले 2017 में 2014 में आपने वोट किसको किया था? मैं साइकिल को किया था। आपने? मेरा भी वोट और 2017 में बीजेपी को किया था। 2017 में मैं आदरणीय भ्रष्टाचारी डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी को किया था। आदरणीय भ्रष्टाचारी? हाँ, आदरणीय भ्रष्टाचारी मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी को किया था। मैं उनके साथ आपसे मैं बता दूं कि मैं उनके साथ ऐसा नहीं था। उनको पूरे इस इटवा विधानसभा में 5 लोग नहीं पहचानने वाले थे। तब मैं उनके साथ चलने वाला व्यक्ति था। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये 6 महीने बाद विधायक का शपथ लिए, शपथ लेने के बाद जब ये लौट कर आए और 6 महीना बाद हुआ तो इनका शुरू क्या हुआ, थानों पे दलाली, तहसीलों पे दलाली, ब्लॉकों पे दलाली। जब उस दलाली का मैं RTI से मैं जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगना शुरू किया तो उससे वो परेशान होकर एक महिला लेखपाल से मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा के 21 दिन का जेल में चला गया। अरे उसके बाद में जेल चला, उसके बाद में लड़ाई लड़ता रहा। ये आपसे बता रहे हैं, जब इनके पास आए थे मैं उनके साथ था, मैं गवाह बता रहा हूँ। यानी कि थानों पे सुनवाई गलत तरीके से हो रही है, क्योंकि जगह जगह हम पैसे चल रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम जब से सरकार में आए हैं सर, जब से बीजेपी की सरकार 2017 से बनी है, जब से करप्शन बढ़ गया। जिस आपसे बता रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं लेखपाल को, अगर हम ये कहते भैया 100 रुपया ले लो, उसके बाद वो रखने के लिए नहीं तैयार थे। आज लेखपाल 20,000 रुपया एक छोटे से मामले को मांगता है। और मामला क्या होता है, कहते हैं खारिज दाखिल कर दो तो 20,000 चाहिए। और थाना पर अगर चला गए हो तो का वो अगर झूठे लड़कियों के बवाल हो गया तो 50,000 लागी। काहे लागी? काहे डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी को वहाँ हिस्सा लागी।
तो का रुपया के दी जनता दे। तो अब की जनता बदलाव के मूड कह चुकी है। हमारे पास तो आपको बताना चाहता हूँ, ये डमी कैंडिडेट हमारे आदरणीय अरशद खुर्शीद को पैसा देकर चुनाव लड़ा रहे हैं कि पांडे जी। आप कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट, इससे पहले दूसरे नंबर पर तो डमी कैसे गए? है डमी, इस समय डमी, वो लड़ने के मूड में नहीं थे, उनको पैसा दिया गया आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी भ्रष्टाचार मंत्री द्वारा पैसा देकर, उसके बाद में उनको लड़ाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका भी मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाण दूंगा, अभी समय है, समय के साथ साथ में प्रमाण भी। 3 तारीख को देखा जाएगा कि क्या कहानी होती है। आप कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, हम कहना ये चाह रहे हैं, पहले तो आप अपना नाम बताएं। भले हमारा नाम सुन लीजिए, मैं श्याम नंदन शुक्ला हूँ। और बताना जी, हाँ, हम बताना ये है कि हमारे मंत्री जी या बीजेपी के जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो गली गली जनता में यही कहते हैं इटवा शून्य से शिखर पहुँच गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इटवा शून्य से शिखर, शून्य मतलब समझ रहे हैं? शून्य मतलब या तो पूरा ब्रह्मांड होता है और या तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो इटवा में कुछ नहीं था, इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। उन्होंने इटवा में कुछ भी नहीं किया। एक मॉडल प्राइमरी स्कूल अगर दे दिए होते, वो शिक्षित थे, मंत्री थे शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश के, तो इटवा की विधानसभा की जनता पूरी उनको ये कहती कि हाँ हमारे मंत्री जी सिद्धार्थनगर के मंत्री हो गए, तो ये एक यहाँ निशान दे गए जो सिद्धार्थनगर में होना चाहिए। बताना यह है। दूसरी चीज़ सुनिए, इन्होंने कहा हमने बहुत कुछ कर दिया। यहाँ रोडवेज नहीं थी, रोडवेज की ज़मीन इन्होंने निकलवाया, और निकलवाने में सुनने में यह आया, मैं तो जानता नहीं हूँ लेकिन मेरी जनता जो कहती है मैं वही सुनता हूँ। जनता हमारी ये कही वो ज़मीन वहाँ निकलवाया गया, कुछ लोगों की घर द्वार थी वो तुड़वाया गया, उसके बाद उनसे पैसा लेके फिर वो ज़मीन निरस्त कर दिया गया कि यहाँ रोडवेज नहीं बनेगी, रोडवेज कहीं और बनेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारे योगी आदित्यनाथ जी या हमारे प्रधानमंत्री जी, इटवा इतना बड़ा वो है और इतनी बड़ी व्यवस्था है, रोडवेज नहीं बनने की ज़रूरत थी? अगर शून्य से शिखर पहुंच गया था, आप वहाँ मंत्री थे बीजेपी और कहते हो डबल इंजन की सरकार है, तो वहाँ आपको करना चाहिए काम कि नहीं करना चाहिए? क्या किए हैं? वो 5 काम ऐसे गिना दें, 5 काम ऐसे गिना दें, तो मैं ये डंके पे चौप पे कहता हूँ कि मैं अपना घर जायदाद सब कुछ इंडिया से छोड़कर चला जाऊँगा। ये मेरी 2017 में आपने वोट किसको किया था? हम 2017 में वोट किए थे सपा को। इसलिए सपा को किए थे क्योंकि सपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी को लेकर चलती है, हर जातियां उसके साथ हैं, और उसमें ना मजहबी कोई मुद्दा है और ना कोई झगड़ा झंझट होती थी। अखिलेश यादव ने जो कुछ किया था वो करने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा अभी मुख्यमंत्री नहीं बना कि जो उत्तर प्रदेश में उतना काम किया हो। इसलिए आप रुक जाओ, इसलिए गुस्सा नजर आ रहा है? नहीं, गुस्सा इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जो शासन में जाता है वो सबका सरकार होता है। जो सरकार बना, मैं प्रधान बना, मैं बीडीसी बना, प्रमुख बना, मैं सब नाराज क्यों? क्योंकि कहा जाता है हिंदुओं की सरकार है, 80% लोगों की सरकार है, तो नाराज क्यों नजर? नाराज हम इसलिए नजर आ रहे हैं कि जहाँ देखिए तहाँ अगर 2 पक्षों में मार हो गया तो मंत्री जी का फोन पहुँच जाएगा, एक बच्चे का मार हो गया मंत्री जी का फोन पहुँच जाएगा। हर बात पे झगड़ा के लिए या कहीं एक्सीडेंट हो गया, मंत्री जी की फ़ोन क्या ज़रूरत थी? मंत्री जी का इस्तेमाल ये था कि मंत्री जी शिक्षा विभाग को सही कर देते। यहाँ ऐसे ऐसे प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं कि जो 7 अध्यापक हैं, एक भी अध्यापक नहीं आता है और वो फुल वेतन पाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ और ये सवाल करता हूँ कि वो शिक्षा मंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन शिक्षा विभाग को भ्रष्ट करने आपकी बातों में दम है, क्योंकि हम ये देखते हैं हम क्योंकि तो शिक्षा विभाग को भ्रष्ट कर दिए हैं। और सुनिए, जितने फर्जी नौकरी थे वो कहा था कि हम फर्जी नौकरी वालों को निकाल देंगे, लेकिन इन्होंने एक भी नौकरी को नहीं निकाला। हम दूसरे लोगों की एक मुद्दा पूछना चाहता हूँ। आदरणीय जब भ्रष्टाचारी मंत्री जी आए, विधायक बने, इसके पहले ही 34 करोड़ का प्रोजेक्ट इसके पीछे ITI का है, समाजवादी सरकार में आया था, और एक बुड्ढी खास में 34 करोड़ का प्रोजेक्ट ITI का आया। ये इन्होंने क्या किया और इनके सरकार ने सिर्फ अनदेखा कर दिया। आज दोनों ITI अगर बन गया होता तो हमें लग रहा है कि इस इटवा विधान के 10,000 बच्चे कम से कम तो आज बेरोजगार नहीं होते, रोजगार पा गए होते। पढ़ के जब यहाँ लिख के जाते तो ट्रेंड हो गए थे, चाहे दिल्ली जाते, चाहे सऊदीया जाते, चाहे विदेश कहीं भी जाते, वो नौकरी पा जाते। ये क्यों अनदेखा किया गया? ये कहते हैं शून्य से शिखर हो गया। अरे शून्य से शिखर इटवा नहीं हुआ, शिखर पे तो आदरणीय भ्रष्टाचारी मंत्री पहुंच चुके। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हैं, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है।